हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बारे में। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा जब 1857 में हमारा रिवोल्ट हुआ उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट इंडियन के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे लॉन्ग टर्म के लिए शासन कर पाए, तो इसीलिए सोचा और उसके और वो उसको पता चला कि ये यदि वो हमारा इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करे तो इसी माध्यम से वो हमारा इंडियंस के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए शासन कर पाए। तो ऐसे सोचा, तो उसके बाद तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू इन्वॉल्व द इंडियंस टू इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड फॉर दिस रीजन देयर वर थ्री काउंसिल एक्ट वर पास इन ब्रिटिश क्राउन, such as Indian Council Act of 1861, Indian Council Act of 1892 and Indian Council Act of 1909. Among them, the Indian Council Act of 1861 is most important. देखिए कैसे और क्यों हमारा जो इंडियन काउंसिल एक्ट ब्रिटिश क्राउन से पास हुआ कि क्यों ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि जब हमारा सेवामुर्टनी और हमारा 1857 के रिवॉल्ट का एंड हुआ तो उसके बाद कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए शासन कर पाए, तो इसीलिए उसको एक प्लान आया, उसने एक प्लान करा और उसको पता चला कि यदि वो हमारा इंडियन को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करे तो इसी माध्यम से वो हमारा इंडियंस को लॉन्ग टर्म के लिए शासन कर पाए। तो ऐसा सोचा और इसीलिए इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करने के लिए वो थ्री इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया ब्रिटिश क्राउन से, जो है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 एंड उसके और हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जो आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए इसका पहला फीचर क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट। और इंडियन काउंसिल एक्ट में कैसे हमारा इंडियन को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करा गया था, तो उसको आज हम इसी वीडियो में क्लियरली डिस्कस करेंगे। ओके, पहला फीचर्स ये है, इट गेव द रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। ओके, आपका मन में आप ये सोचेंगे कि ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है। देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम और कुछ एक न्यू बात नहीं है, वो लाइक हमारा जो आजकल जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसकी सिमिलर है पोर्टफोलियो सिस्टम। देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम कैसे था, हमारा जो गवर्नर जनरल काउंसिल था ना, गवर्नर जनरल काउंसिल था और अब बाद में जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया उसको गवर्नर जनरल को चेंज कर दिया गया वाइसरॉय से। तो वाइसरॉय थे जब हमारा कैबिनेट मिनिस्टर थे, एक है हमारा सेंटर में प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट मिनिस्टर, हमारा स्टेट में उसका चीफ मिनिस्टर और उसका कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो इसीलिए इसी तरह देखिए हमारा वाइसरॉय और उसका डिपार्टमेंट था, होम डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट थे, लॉ डिपार्टमेंट था, ऐसा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था, जो आज पीडब्ल्यू के नाम से जाना है, पीडब्ल्यूडी। ओके, होम डिपार्टमेंट था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था, लॉ डिपार्टमेंट था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, ओके, और फाइनेंस डिपार्टमेंट था, फाइनेंस। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम। ओके, पोर्टफोलियो सिस्टम की जो वैरायटी ऑफ सेक्टर थे उस सेक्टर को एक एक उसको डिवाइड कर दिया गया और उसको एक स्पेशल सेक्टर से स्पेशल सेक्टर से डिवाइड करके एक स्पेशल पर्सन को उसका ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो ये थे हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम। और इसके साथ साथ वाइसरॉय को पावर दिया गया, वाइसरॉय वाज गिवन द पावर टू ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए उसको ओके पावर दिया गया टू इशू ऑर्डिनेंस।
ऑर्डिनेंस, ओके, जो हमारा इमरजेंसी के टाइम से हो गया। और इसी ऑर्डिनेंस 6 मंथ के लिए वैलिडिटी था, ओके। तो ये थे पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम में कुछ नहीं, ये पोर्टफोलियो सिस्टम सिर्फ आप हमारा जो आपका आजकल का जो हमारा सेंटर और स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर थे उसी तरह वो पोर्टफोलियो सिस्टम भी हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से इंट्रोड्यूस हुआ था, ओके। तो ये थे हमारा पहला फीचर्स। दूसरा फीचर्स देखिए, और एक बात इसमें जानना है कि पहला जो थे वाइसरॉय की काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर का नंबर क्या थे, 4 थे ना, लेकिन अब इसका नंबर का इंक्रीज हुआ और उसका नंबर है 6 नंबर। अब हम जो वाइसरॉय की काउंसिल में 6 मेंबर है, ओके। इसका दूसरा फीचर्स हम जानेंगे, ओके। दूसरा फीचर्स ये है कि it added minimum 6 and maximum 12 members, 12 additional member in Viceroy Council in the place of legislative councillor, in the place of legislative council, okay। देखिए, जब हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया था तो इसी समय में जब हमारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो और इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन था तो उसको डिवाइड करा गया था। देखिए उसका स्ट्रक्चर कैसा था, लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर था और वो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ये, ओके। और उसी में हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया था और उसका 4 मेंबर, ओके, 4 मेंबर्स और हमारा कमांडर इन चीफ, ये थे हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और उसके साथ जो हमारा पहला तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव फंक्शन बोथ उसी फंक्शन पर हमारा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल चलाते थे, लेकिन बाद में जो हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया तो उसी समय में लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऐड करा गया। पहला 6 मेंबर्स को ऐड करा गया जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल से जानते हैं। और इसी काउंसिल को हम कहते थे कि ये है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके। तो ये जो हमारा 6 मेंबर थे, एक थे हमारा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एक रेगुलर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और 4 मेंबर्स थे लोकल गवर्नमेंट से जो रिप्रेजेंट होके आते थे, लोकल गवर्नमेंट ऑफ हमारा बॉम्बे, बंगाल, मद्रास और हमारा आगरा, ओके। तो ये थे हमारा लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर था पहले। इसी हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1860 की बिफोर जो था ये थे हमारा लेजिस्लेचर की स्ट्रक्चर। लेकिन बाद में जब हमारा जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया तो उसकी स्ट्रक्चर में चेंज लाया गया था, ओके। देखिए कैसे, it added the minimum 6 and maximum 12 additional member, okay, in Viceroy Council in the place of Legislative Council। तो Legislative Council जो थे ये Legislative Council थे, तो उसी की जगह में Legislative 6 to
12 एडिशनल मेंबर को ऐड कर दिया गया। देखिए उसका हमारा लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर कैसा था हम जानेंगे। लेजिस्लेचर तो ये थे हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन कौन आएंगे, हमारा वाइसरॉय आएंगे और उसका 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आएंगे। ओके, सिक्स एग्जीक्यूटिव मेंबर कैसे, जो हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम था उसकी डिपार्टमेंट था हमारा पीडब्ल्यूडी था, फाइनेंस था, लॉ था, रेवेन्यू था, होम था, तो ऐसे मिलिट्री था, तो ऐसे 6 मेंबर थे ना। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर और वाइसरॉय मिलकर एग्जीक्यूटिव फंक्शन को मैनेज करते थे। और दूसरा ये तो पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल था, लेकिन जब हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया तो इसी लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह में उसकी प्लेस में हमारा एडिशनल मेंबर को ऐड करा दिया गया। ओके, एडिशनल मेंबर कौन के उसका नंबर था 6 to 12। ओके, और जो हमारा एडिशनल मेंबर थे उसी एडिशनल मेंबर से बहुत ऑफिशियल मेंबर थे और नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। ओके, और ऑफिशियल मेंबर भी जो थे, ऑफिशियल मेंबर कौन कौन थे, जो सिविल, मिलिट्री, ओके, सिविल मिलिट्री, जो इस सिविल मिलिट्री ऑफिसर को ऑफिशियल मेंबर के लिए नॉमिनेट करा जाता था और नॉन ऑफिशियल मेंबर के लिए अलग का जो पर्सन थे। पर बोथ हमारा ऑफिशियल मेंबर और नॉन ऑफिशियल मेंबर हमारा वाइसरॉय से नॉमिनेट होकर आते थे। ओके, और फर्स्ट टाइम मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि हमारा जो इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया था सिर्फ हमारा इंडियन को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करने के लिए इसी एक्ट को ब्रिटिश काउंसिल पास हुआ। देखिए किसी इंडियन ने हमारा लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए थे। देखिए जब हमारा वाइसरॉय को पावर दिया गया कि वो नॉमिनेट कर पाए हमारा एडिशनल मेंबर को, तो इसी समय में उसका जो फेवरेट पर्सन थे वाइसरॉय का, लॉर्ड कैनिंग का, इसी लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर से ऐड कर दिया गया, नॉमिनेट करा। तो वो थे हमारा राजा ऑफ बनारस। ओके, वो 3 इंडियंस जो फर्स्ट टाइम हमारा लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए थे। ओके, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और दूसरा जो थे हमारा सर दिनकर राव। ओके, वो 3 इंडियंस फर्स्ट टाइम हमारा लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए थे, कैसे, वाइसरॉय से नॉमिनेट होकर। तो ये थे हमारा सेकंड फीचर्स ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट फर्स्ट टाइम द इंडियंस वर इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस फर्स्ट टाइम बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ओके, तो उसका तीसरा फीचर्स क्या है हम जानेंगे अब। ओके, तीसरा फीचर्स क्या है, देखिए 8 introduce the decentralization process by restoring the legislative power to Bengal
बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। गवर्नर। ओके, देखिए इन द चार्टर एक्ट ऑफ इन द चार्टर बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 द power the legislative power was deprived the governors of Bengal, Madras or Bombay were deprived by from their legislative power, and legislative power was given to the Governor General of India. Okay, or Governor General of India was given the power to make the law or make the decision for whole entire India. Okay, तो जब हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया तो इसी समय फिर, और हम ऑलरेडी पढ़ चुका है कि जो हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था वो हमारा लास्ट चार्टर एक्ट था। किसी लिए लास्ट चार्टर एक्ट नहीं था, लास्ट चार्टर एक्ट हमारा इंडियन को जो सेंट्रलाइजेशन था, सेंट्रलाइजेशन हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, तो केंद्रीकरण, प्रशासनिक केंद्रीकरण व्यवस्था में वो लास्ट चार्टर एक्ट था। लेकिन रियली हमारा लास्ट चार्टर एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। लेकिन हमारा प्रशासन के केंद्रीकरण के लिए हमारा लास्ट चार्टर एक्ट था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाज द लास्ट चार्टर एक्ट टू अवार्ड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ओके, तो हमारा तीसरा फीचर ये है कि अगेन फिर हमारा जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ब्रिटिश क्राउन से पास हुआ, तो वो फिर से हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया। कैसे? जो पावर था इस पावर को रिस्टोरिंग कर किसके लिए? हमारे गवर्नर बंगाल, बॉम्बे और मद्रास का गवर्नर जो थे उसके पावर तो लेजिस्लेटिव पावर नहीं थे, लेकिन उसके पास लेजिस्लेटिव पावर नहीं थे, तो इसीलिए उसको लेजिस्लेटिव पावर दिया और फिर से एक बार डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करा। ओके, और उसका जो लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर था, लेजिस्लेचर का जो स्ट्रक्चर था वो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर से सेम था। दोस्तों ये थी हमारा आज का डिस्कशन, और इसी वीडियो में ऑलरेडी हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की बारे में डिस्कस कर चुका है। I hope it will help you in your examination. So friends, now I am closing my classes. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।